हेलो दोस्तों, जेएसएससी टॉप सिलेक्शन बैच में मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कल रात को हम लोग पढ़े थे मुंडा जनजाति के बारे में और आज हम लोग फिनिश करने जा रहे हैं हो जनजाति को। हो जनजाति को ये देखिए, हो जनजाति जो है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, चार पांच जनजाति के बारे में आपको एकदम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा? तो आपको बताएं संथाल के बारे में, मुंडा के बारे में बताएं, उरांव के बारे में बताएं, हो के बारे में बताएं, खड़िया के बारे में जानना पड़ेगा। समझ गए ना? मतलब 6-7 जनजाति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। और कुछ जनजाति जो है जहां से दो चार करके क्वेश्चन बनता है ना, तो वहां से क्या करना पड़ेगा, जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट सब है वो सब चीज बता देंगे, क्योंकि उन लोगों का जो है बहुत ज्यादा फैक्ट है ही नहीं रिलेटेड। समझ गए ना? तो 32 जनजाति में 7-8 जनजाति ऐसा है जिसके बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। उन सब का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उससे अक्सर क्वेश्चन जो है उस एग्जाम में आता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किस चीज को? हो जनजाति को। आज हम लोग हो जनजाति पढ़ेंगे। कल भी मॉर्निंग में स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन स्टार्ट हो नहीं पाया था। काफी बारिश हो रहा था लगातार, उसी कारण जो है सो क्लास को ऑफ करना पड़ा था, है ना? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हो जनजाति। दोस्तों, हो जनजाति जो है ना, झारखंड की चौथी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है। हो जनजाति का पोजीशन जनसंख्या की दृष्टि से, याद रखिएगा, जनसंख्या के दृष्टि से कौन सा है? फोर्थ है। कौन सा है? फोर्थ है। पहला स्थान पे कौन सा है? याद रखिएगा, पहला स्थान पे है संथाल। दूसरा स्थान पे कौन सा है? याद रखिएगा, सेकंड पोजीशन पे उरांव। और तीसरा स्थान पे कौन सा है? थर्ड पोजीशन पे याद रखिएगा, मुंडा। यानी कि झारखंड की 4 प्रमुख जनजाति का अगर नाम बात करें तो पहला स्थान पे दोस्तों किसका नाम आता है? तो पहला स्थान पे नाम आता है उरांव जनजाति का। अब चीजों को समझिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, ये जो जनजाति है अन्य जनजाति की तरह ही ये जनजाति भी जो है किससे बिलोंग करती है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से बिलोंग करती है। यानी कि अगर आपसे पूछेगा इस जनजाति का प्रजाति, याद रखिएगा कौन सा है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से ये क्या करती है? बिलोंग करती है। अभी तक हम लोग 4 जनजाति पढ़े हैं। किसके किसके बारे में पढ़े हैं बताइए? संथाल के बारे में पढ़े हैं, मुंडा के बारे में पढ़े हैं, उरांव के बारे में पढ़े हैं, और आज हो पढ़ने जा रहे हैं। तो इन चारों में आप ध्यान दीजिएगा, अगर उरांव को छोड़ दें जो कि द्रविड़ प्रजाति समूह से बिलोंग करता है, तो बाकी बात तीनों क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड आप टिक कीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि हो जनजाति जो है झारखंड में कहां कहां पाई जाती है? तो दोस्तों, हो जनजाति के बारे में अगर पूछेगा कि हो जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहां पर है, सबसे ज्यादा झारखंड में हो जनजाति कहां मिलती है, तो याद रखिएगा आंसर होगा कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल में मिलती है सबसे ज्यादा जनजाति। कहां पर? कोल्हान प्रमंडल। दोस्तों, कोल्हान प्रमंडल में 3 गो जिला है। कौन कौन सा? एक तो सरायकेला खरसावा, दूसरा पूर्वी सिंहभूम, तीसरा पश्चिमी सिंहभूम। ये कोल्हान प्रमंडल जो है मुख्य रूप से हो जनजाति का क्या बोल सकते हैं आप? मातृभूमि बोल सकते हैं, या फिर इसको केंद्र बोल सकते हैं। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ एकदम आसानी से बारीकी से समझ में आ रहा है। साउंड भी एकदम क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग समझने जा रहे हैं हो जनजाति की सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था। हो जनजाति की सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था, है ना? इनका समाज कैसा था? सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था। सांस्कृतिक व्यवस्था, हो जनजाति की सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था पे चलिए हम लोग विचार करते हैं, है ना? ध्यान से समझिएगा डियर फ्रेंड्स। हो जनजाति की सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो अन्य जनजाति की तरह ही हो जनजाति का भी जो है समाज का जो क्या बोलते हैं,
परिवार है ना, परिवार समाज क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है। और अन्य जनजाति की तरह ही हो जनजाति में भी जो परिवार का जो मेन होता है ना, परिवार का जो मुख्य आदमी होता है वो कौन होता है, पिता। यानी कि इस जनजाति में है ना परिवार का मुखिया कौन होता है वर्तमान समय में, पिता, है ना। लेकिन आपको बता दें कि शुरुआती दौर में हो जनजाति का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। शुरुआती दौर में क्या था, मात्र सत्तात्मक था, यानी कि परिवार में माता प्रमुख भूमिका निभाती थी। लेकिन वर्तमान समय में समाज कैसा है, सत्तात्मक है ना, यानी कि पिता का महत्वपूर्ण स्थान है। इस बात पे ध्यान रखिएगा, है ना। अगर मान लीजिए आपसे पूछता है निम्नलिखित में से किस जनजाति में इनका परिवार शुरुआत में मात्र सत्तात्मक था, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जनजाति, है ना। हो जनजाति का शुरुआत में परिवार क्या था, मात्र सत्तात्मक था, जो समय के साथ परिवर्तन आया जिसमें, और वर्तमान समय में इनका समाज जो है, परिवार जो है वो क्या है, सत्तात्मक है। एकदम क्लियर है, समझ पा रहे हैं चीजों को, एकदम ध्यान से बस सुनते चले जाइए, बहुत कुछ दिमाग में सेट हो जाएगा। ऑप्शंस के साथ जब मिलेगा तो आप एग्जाम में बना पाइएगा। और देखिए आप यूट्यूब वगैरह पर ही देखते होंगे, आप गौर कीजिएगा, है ना। मुंडा जनजाति 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट में खत्म, है ना। बहुत सारा शॉर्टकट वीडियो सब आता है, देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक ही कमेंट आता है कि सर क्वेश्चन पढ़े तो गए थे पूरा, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं लड़ा, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पढ़ दिया, है ना। देखिए क्वेश्चन जो आता है ना, क्वेश्चन के पकड़ने के लिए, हर टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने के लिए ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, समझ गए ना, तब जाके क्वेश्चन आपका पकड़ाएगा। और क्वेश्चन अगर मान लीजिए आप कम से कम सुने हुए हैं ना चीजों को, तो भी आप ऑप्शन के साथ रहेगा तो मार दीजिएगा टिक, सही ही जाएगा। लेकिन समझना पड़ेगा, थोड़ा सा डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ पर 10 पॉइंट लिख दिए, बस वही पॉइंट को पढ़ लेना है स्टार मार्क वाला और जो है सो एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था पे हम लोग जो है सो क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। दोस्तों सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में पहला चीज आपको क्या बताएं कि इनका समाज जो है शुरुआती दौर में मात्र सत्तात्मक था, वर्तमान समय में सत्तात्मक है। इनके समाज में भी अन्य जनजातियों की तरह गोत्र पाया जाता है। दोस्तों जनजाति लोग गोत्र को ना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, पवित्र मानते हैं, समझ गए ना। और समाज में गोत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। तो इन जनजाति में भी क्या होता है, गोत्र पाया जाता है। इनमें कितना गोत्र पाया जाता है, याद रखिएगा 80 गोत्र पाया जाता है, 80। जैसे कल आपको बताए थे कि मुंडा जनजाति में 340 गोत्र मिलता है ना, लगभग 340 गोत्र हम लोग देखते हैं। उसी तरह से यहाँ पर कितना गोत्र मिलता है, 80 गोत्र मिलता है। अब ये जो गोत्र होता है ना दोस्तों, ये गोत्र का जो नाम है, ये अधिकांश जनजाति का टाइटल, जो आप लोगों के फ्रेंड होंगे, है ना, हमारे तो कई स्टूडेंट्स हैं जिनका टाइटल जब आप देखिएगा ना, तो टाइटल में आपको गोत्र का नाम मिल जाएगा। जैसे कि बारला, बारला गोत्र का नाम है, बारला बहुत सारे आदमी का टाइटल रहता है ना। बोदरा, बोदरा भी गोत्र का नाम है। हेम्बरम, अंगारिया, है ना, चंपिया, ये सब क्या है, गोत्र का नाम है। तो गोत्र का नाम आपसे नहीं पूछेगा, इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि गोत्र 80 गोत्र है, समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए गोत्र का नाम आपसे नहीं पूछेगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, गोत्र का नाम या लिस्ट आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। अब देखिए एक प्रश्न उठता है कि अन्य जनजाति में क्या देखे थे हम लोग कि भाई समगोत्रीय विवाह, समान गोत्र का आदमी में विवाह जो है सो वर्जित है, यहां पर भी वर्जित है ना। समगोत्रीय विवाह क्या है, समगोत्रीय विवाह, विवाह क्या है, वर्जित है, विवाह क्या है, वर्जित है, ध्यान रखिएगा। समगोत्रीय विवाह क्या है, वर्जित है। देखो अभी जो क्वेश्चन पढ़ा है ना, इसको आज ही ध्यान से पढ़ करके, समझ करके, नोट्स बना करके, है ना, रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अभी तुरंत आप पढ़े हैं और अगर रिवीजन कर लीजिएगा तो क्या होगा ना कि लेवल आपका कुछ और होगा, बहुत जल्दी सारा का सारा चीज दिमाग में बैठ जाएगा और बैठ जा रहा होगा आप लोगों को, समझ गए ना। अगर एक बार आप रिवीजन भी कर लीजिएगा ना खुद से, तो सारा का सारा चीज दिमाग में बैठ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन सेशन को ध्यान से अटेंड करना पड़ेगा, खाली आप नोट्स को पढ़िएगा ना तो रटना पड़ेगा आपको, बार बार रटना पड़ेगा।
जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए सेशन को देखिए, जो क्लास ले रहे हैं उसको अच्छा से अटेंड कीजिए, है ना, चीजें अपने आप याद हो जाएगी। कितना गोत्र है? 80 गोत्र है। सब जनजाति में हम लोग क्या देखें कि समगोत्रीय विवाह क्या है? वर्जित है। यहाँ पर भी समगोत्रीय विवाह क्या है? वर्जित है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आता है कि इनका जो समाज है ना, उसमें ममेरा भाई या ममेरी बहन, ध्यान रखिएगा, ममेरा ममेरा भाई या ममेरी बहन, ठीक है, ममेरा भाई या ममेरी बहन, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या सभी को आवाज जा रहा है? सभी को सही से? चलिए बहुत बढ़िया, आवाज सभी को जा रहा है? हाँ जी, देखिएगा क्या बताएं आपको कि हो जनजाति में जो है, हो जनजाति में समान गोत्र, ध्यान दीजिएगा, सेम गोत्र में गोत्र का विवाह जो है वर्जित होता है, समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। मतलब ए का गोत्र जो है वही बी का गोत्र है, तो ए और बी में शादी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ममेरा भाई या ममेरी बहन से शादी करना प्राथमिकता दिया जाता है। यानी कि ये जनजाति ऐसा है जिसमें अगर ममेरा भाई से शादी लग रहा है या ममेरी बहन से शादी लग रहा है तो इसको प्राथमिकता देगा, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। समझ गए ना? इसको क्या किया जाता है? फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इस जनजाति में एक और चीज हम लोग देखे थे, लगभग हर एक जनजाति में, अभी तक 4 जनजाति पढ़े हैं, चारों जनजाति हम लोग क्या देखें कि बाल विवाह जो है वो निषिद्ध होता है, यानी कि बाल विवाह करना जो है ना वर्जित है ना। ये देखिए जनजाति लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उच्च शिक्षा इनको नहीं प्राप्त है, लेकिन इनका समाज देखिए कितना डेवलप है, सोच देखिए कितना डेवलप है। समझ गए ना? यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो हो जाती है इनमें बाल विवाह क्या है? वर्जित है ना, बाल विवाह नहीं होता है। लेकिन और दूसरा चीज, एक और पॉइंट यहाँ पे है, हम लोग अभी तक क्या देखे थे कि अन्य जनजाति में मुंडा हो गया, संथाल हो गया, ओरांव हो गया, ऐसे हम लोग क्या देखे थे? बहु विवाह का प्रचलन नहीं है। बहु विवाह का प्रचलन दोस्तों नहीं है। लेकिन हो जनजाति का समाज बोलता है कि यदि आप सुखी संपन्न है ना, पैसा आपके पास है, आप समाज का भूमिका सही से निभा सकते हैं, अपने परिवार का भूमिका सही से निभा सकते हैं, है ना, तो आप दूसरा शादी भी कर सकते हैं। यानी कि सुखी संपन्न परिवार और लोगों के बीच बहु विवाह का प्रचलन दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है ना। यानी कि इस समाज में, हो जनजाति के समाज में हम लोग क्या देख रहे हैं? बहु विवाह देख रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बहु विवाह का प्रचलन यहाँ पर जो है, प्रथा यहाँ पर क्या क्या होता है? दिखाई देता है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज विवाह, है ना। कितने प्रकार का यहाँ पर क्या होता है? शादी होता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है ना। विवाह कौन कौन सा शादी होता है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। हो जाते के प्रमुख विवाह दोस्तों, पहला विवाह आता है आदि विवाह। आदि विवाह, पहला विवाह कौन सा है? याद रखिएगा, पहला विवाह है आदि विवाह। ये आदि जो है ना, अदरक वाला आदि हो गया, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, पहला विवाह क्या है? आदि विवाह। अब ये आदि विवाह क्या होता है आप लोग जानते हैं? आदि विवाह क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए हो जनजाति का सबसे श्रेष्ठ विवाह बताइए, सबसे मुख्य विवाह बताइए, जिसको सबसे उच्च कोटि का विवाह बोला जाता है, तो दोस्तों ये जो है ना, ये श्रेष्ठ विवाह का श्रेणी में नंबर 1 है। श्रेष्ठ विवाह का श्रेणी में क्या है? नंबर 1 पे है, ठीक है। सबसे उच्च कोटि का विवाह कौन सा है? आदि विवाह है। आदि विवाह में क्या होता है? आदि विवाह में ऐसा होता है कुछ कि लड़का वाला जो होता है ना, लड़का वाला वो किसी के माध्यम से, है ना, जैसे आमतौर पे क्या होता है, आप आमतौर पे क्या होता है, लड़की वाला जो है किसी के माध्यम से अप्रोच करता है ना। मान लीजिए किसी लड़की का शादी करना है, तो कैसे करते हो? लड़की वाला जो है पता लगाते हैं, भाई हाँ वहां पे लड़का है, सरकारी नौकरी में लड़का है ना, तो लड़की वाला जो है किसी का लिंक भिराता है और वहां पर जो है अपना फोटो भेजता है, या फिर जो है सो शादी सेट करता है किसी के माध्यम से। आदि विवाह में क्या होता है? लड़का वाला जो है किसी आदमी के माध्यम से
लड़की वाला पे, है ना, या फिर अपने परिचित के माध्यम से, है ना, वधु के माँ बाप के पास जाता है और फिर शादी की बात करता है। समझ गए ना? इसमें कौन जाता है कहाँ? याद रखिएगा, लड़का वाला जाता है वधु के पास, यानी लड़की वाले के पास, है ना, लड़की वाला का माँ बाप के पास, किसके माध्यम से? किसी अपने परिचित के माध्यम से, और फिर बातचीत करता है। देखिए यहाँ पे उल्टा बात है ना। आमतौर पे लड़की वाला लड़का के पास जाता है, यहाँ पर लड़का वाला लड़की के पास जा रहा है, इसलिए ऑप्शन में देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, एग्जाम में आपका आएगा। अगला देखिए विवाह, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट विवाह होता है इस जनजाति में, वो है आदेर विवाह। क्या चीज है? आदेर विवाह। आदेर विवाह क्या है? आप लोगों को आइडिया है क्या? बताइए, यस या नो बताइए कमेंट में, है ना। आदेर विवाह क्या होता है, आइडिया है आपको? फटाफट बताइए यस और या नो। हाँ जी बताइए, कमेंट देख रहे हैं आप लोगों का। आदेर विवाह, अब देखिए इस विवाह में क्या होता है। आदेर विवाह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा विवाह है जिसमें जो कन्या होती है, जो लड़की होती है, वो लड़का वाला के घर में जबरदस्ती घुस जाती है और वहां पर रहने लगती है, और तब तक रहती है जब तक कि उसको बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर लिया गया हो। ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आदेर विवाह क्या है ना, तो ये एक हो जनजाति में प्रचलित ये एक ऐसा विवाह है जिसमें जो कन्या है, जो लड़की है, वो विवाह होने तक जबरदस्ती लड़का वाला घर में घुस करके क्या करती है? रहने लगती है, और तब तक रहती है जब तक कि उसको बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर लिया गया हो। समझ गए? ये क्या है? आदि विवाह, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन, एक और विवाह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है, वो विवाह है ओपोर तिपी विवाह। ओपोर तिपी विवाह, ये ओपोर तिपी विवाह क्या होता है बताइए? ओपोर तिपी विवाह क्या होता है? ओपोर तिपी विवाह, दोस्तों ओपोर तिपी विवाह ना अभी आज के डेट में नहीं देखने को मिलता है ना, लेकिन ये ओपोर तिपी विवाह क्या है समझिएगा। ओपोर तिपी विवाह हो जनजाति का प्राचीनतम विवाह है, या फिर बोल सकते हैं, है ना, ये बहुत ही प्राचीन काल से ही ये विवाह चलते आ रहा है। कौन सा? ओपोर तिपी विवाह। अगर आपसे पूछेगा कि वो हो जनजाति का प्राचीनतम विवाह में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है, तो आंसर होगा ओपोर तिपी विवाह। अब ये विवाह है किस कैसा? दोस्तों इसमें जो वर होता है, जो लड़का होता है, उसको जिस जो लड़की पसंद आती है ना, उसको लड़का वाला क्या करता है? किडनैप कर लेता है। यानी इस विवाह में वर जो है वधु का क्या करता है? अपहरण करता है, और अपहरण करके जो है उससे क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। याद रखिएगा, उपवर्तिपी विवाह में क्या करता है? वर जो है वधु का अपहरण कर लेता है, और फिर उसके साथ जो है विवाह कर लेता है ना। इसलिए आप बोल सकते हैं चूंकि अपहरण करता है, इसलिए इसका एक नाम है हरण विवाह। उपवर्तिपी विवाह का एक नाम क्या है दोस्तों? हरण विवाह नाम है, याद रखिएगा, है ना। तो तीन विवाह बताएं, एक तो आदि खुशी विवाह। आदि खुशी विवाह में लड़का वाला जाता है लड़की वाले के पास। आदि खुशी विवाह में क्या होता है? लड़का वाला जाता है लड़की वाले के साथ, है ना, किसके? किसी परिचित के माध्यम से, है ना, और वहां पे शादी होता है। दूसरा आपको बताएं आदेर विवाह। दूसरा क्या बताएं? आदेर विवाह। आदेर विवाह में क्या होता है? लड़की जबरदस्ती लड़का वाला घर में घुस जाती है और रहने लगती है, और तब तक जो है रहती है जब तक कि उसको बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर लिया जाए। तीसरा बताएं आपको ओपोर तिपी विवाह। ओपोर तिपी विवाह क्या होता है बताइए? ओपोर तिपी विवाह में जो लड़का होता है वो लड़की का किडनैप कर लेता है, अपहरण कर लेता है ना, और उसके बाद उसका विवाह करता है। यह है आपका ओपोर तिपी विवाह। क्लियर? अब एक विवाह है राजी खुशी विवाह। कौन सा विवाह? राजी खुशी विवाह। नाम ही तो पता चल रहा होगा, राजी खुशी। तो राजी खुशी विवाह, है ना, ये नहीं पूछेगा आपसे, है ना, क्यों? जो कॉमन रहता है वो नहीं पूछता। राजी खुशी विवाह में क्या होता है? राजी खुशी, वर भी खुश, कन्या भी खुश, है ना। तो यहाँ पर
लड़का और लड़की दोनों के मर्जी से विवाह जो होता है वो क्या होता है, राजी खुशी विवाह। जो विवाह लड़का और लड़की दोनों के मर्जी से होता है वो विवाह कौन सा है, याद रखिएगा, राजी खुशी विवाह है वो। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट है दीकू आदि विवाह। नेक्स्ट कौन सा है, दीकू आदि विवाह। ये भी नहीं पूछेगा आपसे। दीकू आदि विवाह क्या बताइए। बाबू दीकू जो है ना, जैसे मान लीजिए जनजाति है ना, मान लीजिए जनजाति समाज में है ना, जनजाति समाज में मान लीजिए आपके समाज में कोई बाहरी आदमी रहने आ गया, उसको बोलते हैं दीकू। समझ गए ना, दीकू आदि विवाह। यानी कि है ना, हो जनजाति के समाज में क्योंकि बहुत सारे हिंदू लोग भी रहते थे है ना, तो देखा गया है कि बहुत सारा हिंदू बहुल गांव में, ठीक है, जहाँ पे हो जनजाति रहते थे वहां पे हिंदू भी रहते थे। और हो जनजाति के जब लोग हिंदू से शादी कर लेते थे है ना, तो उनको बोला जाता था क्या चीज, दीकू आदि विवाह। दीकू आदि विवाह यानी कि यह विवाह हिंदू धर्म से क्या था, प्रभावित था, याद रखिएगा। दीकू आदि विवाह किससे प्रभावित था, हिंदू धर्म से प्रभावित था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए रेगुलर क्लास आप बस कर लीजिएगा ना, तो झारखंड तो आपकी मुट्ठी में होगा, झारखंड में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगा, समझ गए ना। लेकिन रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। कुछ क्लासेस यूट्यूब पे जा रहा है, आप लोग जानते हैं, अभी चैनल नया है, तो चैनल नया है तो थोड़ा बहुत जो है सो ग्रो करने के लिए यूट्यूब पर ही बहुत सारा क्लासेस जा रहा है, तो आप लोग उससे भी जरूर से कीजिए है ना। उस क्लास को बाद में जो है आपको कहाँ अपलोड कर दिया जाएगा, तो याद रखिएगा आपके सिस्टम पे, आपके ऐप पर, जहाँ पे आपको हमेशा दिखेगा 1 ईयर तक। ठीक है, तो क्लासेस सब एक भी मत छोड़िए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, क्योंकि पढ़ाई जो है ना 2-4 घंटा में नहीं होने वाला है। आप जिस एग्जाम का तैयारी करने के लिए एडमिशन लिए हैं जेएसएससी सीजीएल का, उसके लिए आपको 8-10 घंटा टाइम देना पड़ेगा। तो जितना टाइम दे सकते हैं दीजिए, यही मौका है। इसके अलावा जो है सो आपको फिर दोबारा चांस नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, अन्य जनजाति की तरह इस जनजाति में भी क्या है, तलाक का प्रचलन है ना, तलाक दिया जा सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर किया गया है कि अगर तलाक होगा तो जो बच्चा रहेगा वो किसके साथ रहेगा, याद रखिएगा, वो पिता के साथ रहता है। तलाक होने पर जो बच्चा रहता है वो किसके साथ रहता है, पिता के साथ रहता है। साथ ही तलाक होने पर ना पुनर्विवाह का भी जो है सो क्या मिलता है, आप कर सकते हैं, इसका अनुमति जो है समाज देता है। ठीक है, यानी 2 चीज बताएं कि हो समाज में, हो जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत है ना, यहाँ के लोग जो है, ठीक है, दूसरा शादी तलाक होने के उपरांत कर सकते हैं। तलाक होने के बाद जो बच्चा रहेगा वो किसके पास रहता है, पिता के पास रहता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं, अब समझते हैं इसका प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था याद रखिएगा, प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था हो जनजाति की अगर बात करें तो हो जनजाति का जो गांव है इसका प्रधान कौन होता है, गांव का प्रधान। गांव का दोस्तों प्रधान कौन होता है, गांव का जो मुखिया बोलते हैं ना, गांव का प्रधान कौन होता है, ये होता है मुंडा। गांव के प्रधान को दोस्तों क्या बोलते हैं, मुंडा, है ना। जैसे मान लीजिए मुखिया मेन आदमी, ठीक है, जो करता धरता होता है, ये जो मुंडा होता है इसका सहायक कौन होता है, मुंडा को काम में हेल्प करने के लिए कौन आदमी होता है, उसको क्या बोलते हैं, मुंडा का जो सहायक रहता है, उसको जो हेल्प करता है उसके काम में। मान लीजिए मुंडा नहीं उपस्थित है तो उसके स्थान पे कोई काम करेगा ना, तो वो आदमी कौन है, तो याद रखिएगा उसको डाकुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाकुआ, डाकुआ। ठीक है, मुंडा का हेल्प करने के लिए कौन है, डाकुआ। दोस्तों मुंडा समाज जो है इसमें 7 से 12 गांव, जैसे हम लोग कुछ गांव को मिलाकर के पंचायत बोलते हैं ना, है ना। जैसे मान लीजिए कुछ गांव का समूह, 10-12 गांव का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायत बोलते हैं। बड़ा बड़ा गांव है तो 4-5 गांव का ही समूह को हम लोग पंचायत बोलते हैं, एक पंचायत। उसी तरह से यहाँ पे 7 से 12 गांव का समूह, 7 से 12 गांव का समूह, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, 7 से 12 गांव के समूह को याद रखिएगा बोलते हैं पीर, या फिर इसी को परहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीर बोलते हैं, पीर
या फिर कहीं कहीं पढ़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पढ़ा। पीर या पढ़ा बोला जाता है। ठीक है। पढ़ा का जो प्रधान होता है, ये जो पंचायत का प्रधान होता है ना, पढ़ा का न्यायिक प्रधान, पढ़ा का न्यायिक प्रधान कौन होता है? याद रखिएगा, पढ़ा का जो न्यायिक प्रधान होता है ना, उसको बोलते हैं क्या चीज? पीर पंच बोलते हैं। या फिर आप एक मिनट, न्यायिक प्रधान को पीर पंच बोलते हैं। हाँ, ठीक है। पढ़ा का न्यायिक प्रधान को क्या बोलते हैं? पीर पंच बोलते हैं। अब पढ़ा का जो हेड होता है, ये कौन है? ये कौन है? न्यायिक प्रधान है, न्याय देने वाला। लेकिन अगर आपसे पूछेगा पढ़ा का प्रधान कौन है, पढ़ा का प्रधान कौन है? ठीक है। पढ़ा का प्रधान, याद रखिएगा, पढ़ा का प्रधान को मानकी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मानकी। पढ़ा के प्रधान को दोस्तों क्या बोलते हैं? मानकी बोलते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा, हो जनजाति का जो शासन व्यवस्था है, जातीय शासन व्यवस्था है, जो इन लोग जिसके आधार पे ये लोग का शासन चलता है, उसको बोलते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। क्या बोलते हैं? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। पूछ देगा आपसे, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किसका शासन व्यवस्था है? याद रखिएगा, आंसर होगा हो जनजाति का शासन व्यवस्था। आंसर क्या आएगा? हो जनजाति का शासन व्यवस्था है। क्या क्या बताएं, समझिए। हो जनजाति का जो गांव है ना, उस गांव का प्रमुख कौन होता है? तो मुंडा होता है। गांव का प्रमुख कौन होता है? मुंडा होता है। जैसे आपके गांव का प्रमुख कौन है? मुखिया होगा, है ना। वही तरह से हो जनजाति सबका जो गांव है, उसका प्रमुख को क्या बोला जाता है? मुंडा बोला जाता है। वो मुंडा का जो सहायक है, जो हेल्प करता है उसके कार्य में उसको क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। उस आदमी को डाकुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाकुआ बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, 7 से 12 गांव को मिला करके बनाया जाता है पंचायत। क्या बनाया जाता है? पंचायत बोला जाता है। यहाँ पर 7 से 12 गांव का समूह को पंचायत नहीं बोल करके इसका स्पेशल नाम है पीर। क्या होता है? पीर या फिर पढ़ा बोला जाता है। समझ गए? पढ़ा का जो प्रधान होता है दोस्तों, हेड होता है, जो पंचायत का हेड होता है, उसको मानकी बोलते हैं। और जो पंचायत का न्यायिक हेड होता है ना, जो न्याय देने वाला प्रमुख आदमी होता है, उसको पीर पंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीर पंच बोलते हैं, है ना। याद रखिएगा, अर्थात ये जो शासन व्यवस्था है, इसमें मुंडा और मानकी हेड होता है कि नहीं होता है? मुंडा आपका गांव का हेड हो गया, मानकी आपका पंचायत का हेड हो गया, है ना, पढ़ा का हेड हो गया। तो ये जो शासन व्यवस्था का नाम है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो अगर आपसे पूछेगा कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है किस जनजाति का शासन व्यवस्था है या किस जनजाति की विशेषता है, तो क्या आंसर कीजिएगा? बताइए, हो जनजाति कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हो जनजाति राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? चीजों को एकदम ध्यान से बस समझ चले आइए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, दिमाग में रटा आ जाएगा। खाली एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, दोबारा आपको करने का कोई आवश्यकता नहीं है ना। एक बार रिवीजन लेकिन मांगता है, एक बार रिवीजन कीजिएगा, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ये भी गारंटी है ना। मैक्सिमम चीज बता दे रहे हैं, इससे बाहर आएगा, जिस तरह से आपका छूटेगा ना, उसी तरह से टैलेंटेड बच्चा लोग का भी छूटेगा। जो 5 साल से पढ़ रहा है वो भी यही पढ़ रहा है जो आप पढ़ रहे हैं। समझ गए ना? आपका लेवल जेपीएससी लेवल पे तैयार हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जीएसएससी लेवल पे तैयार नहीं हो रहा, अदरवाइज अभी तक झारखंड खत्म हो गया रहता। एक एक टॉपिक, एक एक जनजाति का टॉपिक 2-2 3-3 क्लास में ले रहे हैं। रीजन सिर्फ यही है कि आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ा रहे हैं। अगर एक बार आप झारखंड पढ़ लीजिएगा, झारखंड दोबारा तिबारा पढ़ने की आपको कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस सेशन पे जुड़े रहिए, है ना। एक बार लेवल को अच्छा कीजिए, नए स्टूडेंट्स हैं या पुराने स्टूडेंट हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। मेहनत कीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगा। चलिए इनका अर्थव्यवस्था देखते हैं, अर्थव्यवस्था कैसा था। हो जनजाति का अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो दोस्तों, जनजाति मुख्यतः क्या करते हैं? कृषि करते हैं, है ना। तो इनका भी मुख्य कार्य क्या है? कृषि है। क्या है मुख्य कार्य? कृषि है। समझ गए ना? क्या करते हैं? कृषि। और इनका जीवन यापन का बोल सकते हैं, है ना, कि हो जनजाति के जीवन यापन का मुख्य आधार जो है वो खेती है। खेती यानी कि एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि है। कृषि से ही ये लोग अपना पेट भरते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं। ठीक है। तो अगर मुख्य रूप से बात करें तो आंसर क्या कीजिएगा? कृषि कीजिएगा। ठीक है।
ध्यान रखिएगा यहाँ पर कृषि से संबंधित 3 प्रकार का भूमि का वर्णन मिलता है ना। कृषि से संबंधित 3 प्रकार का भूमि का वर्णन मिलता है। ये तीनों प्रकार का भूमि जो है, तीनों प्रकार का भूमि जो है के बारे में एग्जाम में पूछता है ना। ये 3 प्रकार का भूमि कौन कौन सा है? 3 प्रकार का भूमि कौन कौन सा है दोस्तों? पहला है टार प्रदेश, टार, पहला कौन सा प्रदेश है? टार, टार भूमि, ठीक है। दूसरा है दोन और तीसरा है बारी। टार, दोन और बारी, ठीक है, याद रखिएगा। टार, दोन और बारी भूमि, भूमि लिख दीजिए आप यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। टार, दोन और बारी। टार क्या होता है दोस्तों? जो उच्च भूमि है ना, जो ऊंचा, जमीन से काफी ऊंचा भूमि है, उस ऊंचा भूमि को क्या बोलते हैं? टार बोलते हैं, टार बोलते हैं। ऊंचा वाला भूमि को क्या बोलते हैं? टार बोलते हैं। इसमें मक्का, कुर्थी, चावल, इस सब का उपजाता है आदमी, है ना। यानी अगर इससे पूछेगा कि टार क्या होता है, याद रखिएगा टार जो है वैसा भूमि है जो कि ऊंचाई पर है, समझ गए? यानी उच्च भूमि को क्या बोलते हैं? टार बोलते हैं। पूछेगा दोन, दोन भूमि कैसा है? याद रखिएगा जो निचला भूमि है, मान लीजिए ऐसा भूमि है, ये क्या है? मान लीजिए ऐसा भूमि है, ऐसा, ये जो निचला भूमि है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोन। ऊंचा वाला भूमि है, ये जो ऊपरी भूमि है, इसको बोलते हैं क्या? टार। क्या बोलते हैं? टार। टार भूमि, ऊपरी भूमि को टार, निचला भूमि को क्या बोलते हैं? निचला भूमि को दोन बोलते हैं। दोस्तों बारी, बारी आप लोग समझते होंगे, बारी किसको बोलते हैं? जहां पे आप रहते हैं ना, उसके आसपास का जमीन होता है ना, उसको बारी बोलते हैं। जिसमें आप सब्जी वगैरह सब जो है सो लगाते हैं, फूल पत्ती लगाते हैं, समझ गए ना। यानी घर के आसपास की वो भूमि जिसमें सामान्यतः आप सब्जी लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग बारी बोलते हैं, ठीक है। आपके घर के आगे पीछे जो जमीन रहता है ना, उसी को हम लोग बारी बोलते हैं। तो बारी मोस्ट कॉमन बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 प्रकार का भूमि बताया है। टार मतलब उच्च, दोन मतलब निचला भूमि, है ना। बारी मतलब घर के आगे पीछे का भूमि जिसपे सब्जी वगैरह आप लगाते हैं। अगला है धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था, देखिए क्लास करने के बाद ना आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि इतना आसान नहीं है जितना आसान हवा में बात फैल रहा है ना। कि भाई झारखंड में तो 40 में 40 कर देंगे, है ना, 50 में 50 कर देंगे, उतना आसान नहीं है भाई। उतना आसान रहता ना सब जॉब ले लेता, समझ गए ना। सिलेबस बहुत बड़ा है, अनलिमिटेड सिलेबस है, और इस सिलेबस को जो बच्चा कवर नहीं करेगा ना, उसका क्वेश्चन नहीं पकड़ेगा, क्वेश्चन हवा भी नहीं लगेगा। तो क्यों नहीं अभी सीरियस हो लिया जाए? जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद पछताने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। अभी सीरियस हो जाइए, अभी बढ़िया से तैयारी कीजिए, है ना। लगातार सेशन को अटेंड कीजिए और अपना लेवल को बढ़ाइए। हवा हवा में बात मत कीजिए, हवा हवा में बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। अभी हम एक स्ट्रेटेजी बताए थे, स्ट्रेटेजी वाला वीडियो जो लोग नहीं देखे थे, है ना, स्ट्रेटेजी जो है, जो रणनीति बताए हैं, है ना, जो रणनीति बताए हैं, ठीक है, कितना टारगेट करें, कितना टारगेट करें कि सिलेक्शन पक्का हो, कितना टारगेट करें कि सिलेक्शन पक्का हो। ये रणनीति वाला वीडियो कौन कौन देखे थे? सभी कोई बैठ करके देखिए, आप लोगों का कमेंट आना चाहिए, तब समझेंगे हम, है ना। रणनीति वाला वीडियो सभी को दोस्तों देखिए, उससे एक विजन मिलेगा आपको कैसे हमको तैयारी करना है, कहाँ कहाँ जो है सो कमी है ना, कितना कमी है, कहाँ से कहाँ पहुंचना है ना। और एक पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा, जितना भी दोस्त है सबको दोस्तों शेयर कर दीजिए, समझ गया ना। प्रियांशु, तृप्ति, रोहन, शेखर, दशरथ, सभी से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, है ना, कि आप लोगों के जितने भी दोस्त हैं, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, है ना, जो भी तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सबको एक बार शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें, वो लोग भी हमारे चैनल से जुड़े, है ना। देखिए आप लोग शेयर करते हैं ना, तभी जो है सो स्टूडेंट को जानता है, स्टूडेंट हम लोग को जानता है, ठीक है। आप लोगों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्लियर। तो एक बार आप लोग फटाफट जो है बताइए कि वीडियो देखे थे? प्रियांशु, तृप्ति, दशरथ, शेखर, रोहन, बताइए कमेंट में, वीडियो देखे थे? चलिए प्रियांशु बोल रहा है शेयर कर दिए हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया, प्रियांशु शेयर कर दोगे फटाफट, और भी जितने भी दोस्त लोग हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पर
है ना, सभी को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है उसमें, है ना। सेशन को देखिए और शेयर जो है जरूर से कर दीजिएगा, एकदम पर्सनल रिक्वेस्ट है, जितने भी आपके दोस्त महिम है सबको शेयर कीजिए, है ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए धार्मिक व्यवस्था पे हम लोग बात करेंगे। धार्मिक व्यवस्था में हम लोग मुंडा जनजाति का सर्वप्रमुख देवता के बारे में कल पढ़े थे रात को। वो देवता कौन थे? सिंहबोंगा थे। मुंडा जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन थे? सिंहबोंगा। यहाँ पर हो जनजाति के भी जो प्रमुख देवता हैं उनको भी क्या बोला जाता है? सिंहबोंगा ही बोला जाता है। दोस्तों सिंहबोंगा को सूर्य का प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है, सूर्य का ये प्रतिरूप माना जाता है, याद रखिएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, कल रात को हम लोग पढ़े थे ग्राम देवता कौन है। कल रात को मुंडा जनजाति में पढ़े थे ग्राम देवता। तो ग्राम देवता आपको याद होगा, गांव को हाथू बोलते हैं, है ना। गांव क्या बोलते हैं? हाथू, देवता को बोंगा। तो हाथू बोंगा वहां पे हम लोग कल देखे थे। यहाँ पर ग्राम देवता का नाम है बाबू पाहुई देवता, पाहुई बोंगा, पाहुई बोंगा, पाहुई बोंगा, याद रखिएगा, पाहुई बोंगा, पाहुई बोंगा बोला जाता है, ठीक है। और मान लीजिए, देखिए आप लोग सेशन देख रहे हैं, कोई मान लीजिए हो जनजाति से बिलोंग करते हैं, है ना, तो उनको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना, क्योंकि हम लोग जो बताते हैं वो क्या बताते हैं, अलग अलग 4-5-6 किताब का जो संकलन रहता है किताब के अनुसार बताते हैं, है ना। लेकिन जो हो जनजाति जो उस धर्म से उस समाज से बिलोंग करते हैं उनको ज्यादा अच्छा आइडिया होगा, है ना। तो अगर कुछ डिफरेंट बता रहे होंगे तो बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहाड़ देवता को यहाँ पर भी क्या बोला जाता है? मरांग बुरु बोला जाता है ना। याद रखिएगा, पृथ्वी का देवी जो होती है उसको ओरी बोरुम बोलते हैं। पृथ्वी का जो देवी है, पृथ्वी की देवी, इनको बोला जाता है ओरी बोरोम। क्या बोला जाता है? ओरी बोरोम। ओरी बोरोम बोला जाता है पृथ्वी की देवी, ठीक है। पृथ्वी देवी को बोला जाता है ओरी बोरोम, है ना। ओरी बोरोम, हमको लगता है स्पेलिंग सही नहीं है, देख लीजिएगा, हमको लगता है ऐसे होगा। ओरी बोरोम ऐसे बोला लिखा जाता है शायद, ओरी बोरोम बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना कुछ देवी देवता का नाम बताएं। पहला चीज आपको बताएं, सर्वप्रमुख देवता। सर्वप्रमुख देवता का नाम सिंहबोंगा, है ना। गांव के जो देवता है उनको पाहुई बोंगा बोला जाता है, ठीक है। पहाड़ देवता को मरांग बुरु बोला जाता है। तो ये सब कुछ कुछ चीज ना याद रखिएगा, ठीक है। और जो धार्मिक प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं? जो पुरोहित बोल सकते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान, है ना, जो कुछ भी होता है उसको संपन्न कौन करवाता है? तो उसको देउरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देउरी। देउरी मतलब दोस्तों, देउरी वो आदमी है जो हो जनजाति में धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करवाता है। तो 2-3 तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। धार्मिक प्रधान कौन है? देउरी। प्रमुख देवता कौन है? सिंहबोंगा, है ना। ये 2 पॉइंट को तो एकदम रट जाइएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है ना। वर्षा के देवता कौन है? याद रखिएगा, जो है ना, आमतौर पे हम लोग कल पढ़े थे, मुंडा जनजाति में गांव की सर्वप्रमुख देवी को देसावली बोला जाता है। गांव की सर्वप्रमुख देवी को क्या बोला जाता है? देसावली। उसी तरह से यहाँ पर जो है वर्षा देवता को दोस्तों देसावली बोंगा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देसावली बोंगा। देखिए कितना कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा। इस कंफ्यूजन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा, क्लियर। तभी हम अभी या फिर 12 बजे तक आपको इसका नोट्स हम शेयर कर देंगे, है ना। आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स को बनाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ये आज का आज ही आपको खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग हो जनजाति को खत्म कर लिए हैं। अब हम लोग अगेन अब आगे बढ़ेंगे, इसमें धीरे धीरे जनजाति को समाप्त करेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज सेशन को खत्म करेंगे। सर कल वाला क्लास नहीं देख पाए थे, लाइट नहीं था। कोई बात नहीं, कल वाला क्लास तो यूट्यूब पे लिए थे 10 बजे से रात को, है ना। तो जो लोग भी नहीं देख पाए थे ना, तो वो लोग जो है सो देख लीजिएगा, है ना। जो लोग नहीं देख पाए थे, आपके पास लिंक है, ग्रुप में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए ना, आप देख देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर
ज्वाइनिंग अस। दोस्तों अपने दोस्त लोगों को भी जरूर से रिकमेंड कीजिए, है ना, दास सर लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के लिए उन्हें एक बार कम से कम बताएं जरूर, और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और एक एक चीज समझ में भी आ रहा होगा, बारीकी से बता रहे हैं, है ना, और इसका डेफिनेटली फायदा होगा। तो अपने दोस्त लोगों को भी काइंडली जरूर से रिकमेंड करें, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।